डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सामाजिक विचारक मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताने जा रही हूँ। आज के अपने इस व्याख्यान में मैंने आपके साथ मैक्स वेबर द्वारा लिखित प्रमुख रचनाओं को भी साझा किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इन पुस्तकों के नाम याद रखेंगे और ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए जानते हैं मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के प्रकार। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के संबंध में जो बातें बताईं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि क्रियाओं के आधार पर ही किसी समाज की वास्तविक रचना होती है। सामाजिक संबंध बनते एवं बिगड़ते रहते हैं, इसका भी सामाजिक क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। वेबर ने समाजशास्त्र की सारी व्याख्या इसी कारण सामाजिक क्रिया पर आधारित मानी है। समाजशास्त्र मनुष्य के व्यवहारों को समझने तथा उनसे निकले हुए परिणामों की उपयोगिता नापने का प्रयास करता है। इस प्रकार सामाजिक क्रिया मानव व्यवहार पर निर्भर रहती है। क्रिया या आचरण व्यक्तिनिष्ठ रूप से पूर्ण होनी चाहिए। वह व्यक्ति के अनुसार अर्थपूर्ण होनी चाहिए। दूसरों के आचरण को समझने के लिए केवल ये नहीं देखना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं, बल्कि ये जानना चाहिए कि वे अपनी क्रियाओं के साथ क्या अर्थ जोड़ते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार अपनी पुस्तक में बताए हैं। अब इन चारों प्रकारों को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। सामाजिक क्रिया के प्रकार। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया को विवेकी क्रिया भी कहते हैं। वेबर का मानना है कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है और व्यक्ति के सामने लक्ष्य और साधन होते हैं। जब व्यक्ति तर्क द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित करता है तथा साधन का उपयोग उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध रूप से करता है, तो इससे संबंधित क्रिया को पूर्ण रूप से तार्किक क्रिया कहेंगे या वह क्रिया तार्किक क्रिया कहलाती है। वेबर ने तार्किक क्रिया की एक और भी विशेषता बताई है। वह है जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो उस प्राप्त लक्ष्य को साधन के रूप में आने वाली आवश्यकताओं या उद्देश्य के पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाने जा रही हूँ। समझिए, टीचर अपने स्टूडेंट को एक गृह कार्य देता है कि निबंध लिख करके लाइए, और स्टूडेंट का लक्ष्य होता है निबंध लिखना। और पुस्तकालय, पेन, टेबल, मेज आदि साधन होते हैं। निबंध तैयार हो जाता है, शिक्षक निबंध का मूल्यांकन करता है, यानी छात्र निबंध लिख लेता है और उस निबंध का मूल्यांकन हो जाता है तो स्टूडेंट अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बाद में छात्र उस निबंध का उपयोग वार्षिक परीक्षा के लिए करता है, उसे याद करता है। यानी पहले निबंध लिखना जो स्टूडेंट का लक्ष्य था, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए वही निबंध साधन बन जाता है और स्टूडेंट को वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हो जाती है या प्रथम स्थान प्राप्त हो जाता है। ये लक्ष्य था जो वह स्टूडेंट पूर्ण कर लेता है, यानी प्रथम श्रेणी प्राप्त करना या प्रथम स्थान प्राप्त करना, ये लक्ष्य वह पूर्ण कर लेता है। अब यही प्रथम श्रेणी तथा प्रथम स्थान नौकरी प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में छात्र काम में लेता है। वेबर ने इसे शुद्ध तार्किक क्रिया कहा है। इसमें लक्ष्य और साधन तर्कपूर्ण विचार द्वारा निश्चित किए जाते हैं तथा लक्ष्य प्राप्त होने पर भविष्य में वह लक्ष्य साधन के रूप में अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इस क्रिया को, जिसमें लक्ष्य प्राप्त होने पर वह साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, साधक तार्किकता का नाम दिया है। वेबर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि क्रिया का तार्किक अभिमुखन व्यक्ति के विभिन्न लक्ष्यों की व्यवस्था की ओर होता है। जब लक्ष्य, साधन और द्योतिक परिणाम सभी जांचे तथा
परखे जाते हैं। अपने इस कथन में वेबर कहना चाहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों के विभिन्न विकल्पों पर तार्किक विचार किया जाता है। ये भी विचार किया जाता है कि उपलब्ध साधनों में से किस साधन से ऐसे लक्ष्य प्राप्त किया जा सकते हैं जो आगे चलकर और अच्छे परिणाम दे सकता है। यानी ये सोचा समझा जाता है कि कौन सा ऐसा साधन है जो और अच्छे परिणाम दे सकता है, अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उसे साधन के रूप में भविष्य में अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कर्ता विभिन्न संभावित लक्ष्यों के सापेक्ष महत्व का भी तार्किक मूल्यांकन करता है। तार्किक क्रिया के अंतर्गत ही मैं आपको सीमांत उपयोगिता का नियम भी बताना चाहूँगी कि सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। वेबर ने लक्ष्यों को क्रम से व्यवस्थित करने, उनको प्राथमिकता के अनुसार पैमाने पर क्रमबद्ध करने तथा आवश्यकता अनुसार क्रम से उन्हें पूर्ण करने की क्रिया को सीमांत उपयोगिता का नियम नाम दिया है। चलिए अब हम दूसरी क्रिया समझेंगे, मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया। वेबर ने मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया का वर्णन और व्याख्या प्रथम क्रिया के संदर्भ में की है, जो मैंने आपको अभी बताई है, तार्किक क्रिया के संदर्भ में की है। वेबर का मत है कि मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा साधन की क्षमता या सामर्थ्य का मूल्यांकन किया जा सके। इस क्रिया में भी लक्ष्य एवं परिणाम हैं, लेकिन लक्ष्य जब प्राप्त हो जाता है तो इस प्राप्त लक्ष्य का उपयोग साधन के रूप में नहीं किया जाता, जैसा कि तार्किक क्रिया में करता रहता है। यानी जब एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो उसका उपयोग कर्ता दोबारा साधन के रूप में नहीं करता है। वेबर ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि मूल्य अभिमुखन तार्किक के मामले में बिना कीमत के प्रसंग को ध्यान में रखे साधन का चयन का अभिमुखन एक पूर्ण मूल्य को प्राप्त करना है। अपनी इस परिभाषा में वेबर कहना चाहते हैं कि कर्ता समाज के मूल्यों को प्राप्त करना चाहता है। मूल्यों को प्राप्त करना ही उसका अंतिम लक्ष्य है। इसको प्राप्त करने के लिए कर्ता कीमत की चिंता नहीं करता। साधन का चयन मूल्य प्राप्ति के लिए करता है। मूल्य जो कि लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के बाद वह उस प्राप्त लक्ष्य को साधन के रूप में उपयोग करने की पहले या बाद में, यानी क्रिया करने से पहले या क्रिया करने के बाद भी नहीं सोचता है। लक्ष्य उसका अंतिम उद्देश्य है। वेबर ने इस क्रिया को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कर्ता उसे कहते हैं जो कि क्रिया करता है। कर्ता नीति, सौंदर्य, धर्म आदि मूल्यों में विश्वास रखता है। इनको प्राप्त करने के लिए वह जो क्रिया करता है वह केवल स्वयं के लिए, अपने लिए होती है। वह किसी अन्य बाहरी सफलता की संभावना की परवाह भी नहीं करता। बाहरी सफलता की संभावना से वह स्वतंत्र होता है। कौन? कर्ता स्वतंत्र होता है। वेबर ने ये विशेषताएं पूर्ण मूल्य के प्रति तार्किक अभिमुखन को ध्यान में रखकर वर्णित की हैं। इन विशेषताओं को वेबर के शब्दों में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। वेबर के अनुसार पूर्ण मूल्य के तार्किक अभिमुखन के अनुसार देखें तो इसमें नीति, सौंदर्य, धर्म या अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के मूल्यों में पूर्ण सचेत विश्वास मिलता है, जो केवल स्वयं के लिए होता है तथा किसी भी बाहरी सफलता की संभावना से स्वतंत्र होता है। ऐसा मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इस प्रकार की क्रियाओं का अभिमुखन होता है झुकाव। इस प्रकार की क्रियाओं का अभिमुखन पूर्ण मूल्यों के प्रति होता है। कर्ता वह क्रियाएं करता है जो उसे कर्तव्य, सम्मान, धर्म,
व्यक्तिगत भक्ति आदि के अनुसार करनी चाहिए। जब क्रिया का अभिमुखन पूर्ण मूल्यों के प्रति होता है तब उसमें हमेशा हुक्म या आदेश तथा अपेक्षाएं होती हैं जिनको पूरा करना कर्ता अपना अहोभाग्य समझता है। वह इन कर्तव्यों आदि को पूरा करके गौरवान्वित होता है। ये तभी होता है जब व्यक्ति ऐसी अपेक्षाओं को बिना किसी शर्त के पूरा करते हैं। इसी को पूर्ण मूल्यों के प्रति अभिमुखन कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ आपको ध्यान रखनी है, ये अभिमुखन व्यक्तियों के व्यवहार में भिन्न भिन्न मात्रा में देखने को मिलता है। चलिए अब हम तीसरा प्रकार समझेंगे, भावात्मक क्रिया। ये क्रिया व्यक्ति विचार पूर्वक नहीं करता। भावात्मक क्रिया को करने से पहले कर्ता ना तो कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और ना ही किसी साधन पर विचार करता है। वेबर का कहना है कि ये क्रिया प्रथम दो प्रकार की तार्किक क्रियाओं से बिल्कुल भिन्न क्रिया है। इस क्रिया में भावात्मक अभिमुखन होता है, अर्थात कर्ता भावावेश में, संवेग में, उद्वेग में आकर क्रिया कर बैठता है। क्रोध, सहानुभूति आदि से प्रभावित होकर भावनाओं में बहकर की जाने वाली उद्वेगपूर्ण क्रियाएं भावात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। भावात्मक क्रियाएं वे होती हैं जिनका चयन तथा पूर्ण करने की प्रक्रिया आदि का निर्णय कर्ता की भावनाएं और उद्वेगों के द्वारा होता है। वास्तव में इस प्रकार की क्रियाओं की उत्पत्ति तथा पूर्ण करने के चरण भी भावनाएं करती हैं। ये क्रियाएं जिनकी उत्पत्ति, नियंत्रण, निर्देशन तथा संचालन भावनाएं करती हैं, वे भावात्मक क्रियाएं होती हैं। इसका एक उदाहरण अब मैं आपको बता रही हूँ। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को गाली दी। बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति को चांटा मार दिया क्योंकि उसने उसे गाली दी थी। उसने चांटा बिना सोचे समझे उद्वेग में आकर मार दिया, लेकिन बाद में बी व्यक्ति को बताया गया कि ए व्यक्ति पागल है। तब बी व्यक्ति को तर्कपूर्ण विचार करने पर स्वयं की क्रिया पर पश्चाताप हुआ और उसे पहले क्रिया करने से पहले नहीं हुआ था, तब वह आवेग में आकर क्रिया कर बैठा था। वेबर का कहना है कि प्रेम, नफरत, दया, ईर्ष्या, क्रोध, सहानुभूति आदि से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रियाएं भावात्मक क्रियाएं हैं। वेबर का कहना है कि ये क्रियाएं व्यक्ति की भावात्मक तनावों, क्रोध, प्रेम आदि से छुटकारा दिलाने वाली क्रियाओं का निर्णय करती हैं। आपका ये भी कहना है कि इन क्रियाओं में थोड़ा सा विवेक या विचार का प्रभाव आने पर कभी कभी ये क्रियाएं तार्किक क्रिया का रूप भी ले लेती हैं। वेबर का मत है कि ये क्रियाएं व्यक्ति को पुनः संतुलन में ले आती हैं। वेबर ने भावात्मक क्रिया की व्याख्या करने के बाद लिखा कि भावात्मक क्रिया के उदाहरण किसी से बदला लेना, इंद्रिय सुख प्राप्त करना, किसी विचार या व्यक्ति के प्रति समर्पित होकर संतोष प्राप्त करना आदि है। चलिए अब हम चौथा प्रकार जानेंगे, पारंपरिक क्रिया। पारंपरिक क्रिया वेबर के अनुसार पारंपरिक क्रियाओं का निर्धारण परंपराएं करती हैं। ये परंपरा अभिमुखी क्रियाएं हैं। वेबर लिखते हैं, दीर्घ अभ्यास की अभ्यस्तता के द्वारा इनका पारंपरिक अभिमुखन हो जाता है। पारंपरिक आचरण में वही क्रियाएं की जाती हैं जो वर्षों से लोग समाज में करते आ रहे हैं। इन क्रियाओं में किसी विकल्प पर विचार नहीं किया जाता। वेबर का कहना है कि ये क्रियाएं तार्किक नहीं होती क्योंकि कर्ता साधन और लक्ष्यों को बिना सोचे विचारे ग्रहण कर लेता है। ये क्रिया के पथ का चयन किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी नहीं करता है। पारंपरिक क्रियाएं वह सामाजिक क्रियाएं हैं जो आदतों तथा स्थापित परंपराओं के प्रभाव या दबाव के फलस्वरूप लोग करते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं सोच विचार कर
करता नहीं करता। व्यक्ति औरों की देखा देखी परंपरा मानकर इन क्रियाओं को करता है। जैसे आदिम समाज में विशेष पर्वों पर मुखिया को भेंट देने की क्रिया इसके अंतर्गत आती है। जनसाधारण भेंट इसलिए देते हैं कि उन्होंने ये सीखा है। भेंट देना उनकी परंपरा है और प्राचीन काल से लोग मुखिया को भेंट देते आए हैं, इसीलिए वह भी भेंट देते हैं। भेंट देना उनके समाज की प्रथा है। उसके अनुसार व्यवहार करना तथा अनुसरण करना आवश्यक है। वे ये मानते हैं कि ऐसा उनके पूर्वज करते आए हैं, इसलिए उनको भी मुखिया को भेंट देनी है। पारंपरिक क्रिया में प्रेम, दया, नफरत आदि संवेगों का कोई स्थान नहीं होता। व्यक्ति समाज की, ये महत्वपूर्ण बात है, व्यक्ति समाज की जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, परंपराओं आदि से वंशीभूत होकर इन क्रियाओं को करता है। मैक्स वेबर ने बताया है कि सामाजिक क्रिया 3 प्रकार से निर्देशित होती है। अब वो तीनों प्रकार मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला, परंपरागत प्रयोग। इसका अर्थ है कि जो परंपरा के आधार पर संपादित की जाती हैं। समाज की प्रथाएं मनुष्यों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि लोगों की क्रियाएं परंपरा के मार्ग से हटकर बाहर नहीं जाती और समाज की मर्यादा पूरी तरह से बनी रहती है। दूसरा, हित। हित का अर्थ है इन समरूपताओं से है जिनमें क्रिया को विवेकपूर्ण निर्देशन के रूप में समझा जा सकता है। तीसरा, न्याय संगत व्यवस्था। इससे संबंधित व्यवहार क्रियाएं कर्ता के किसी आदर्श के निश्चित होने की दृष्टि से निर्देशित होती हैं। ये ऐसे आदर्शों से भी निर्देशित होती हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के पाने के लिए तार्किक समझे जाते हैं। सामाजिक क्रिया के संबंध में वेबर ने बताया है कि सामाजिक संबंधों के आधार पर ही क्रियाएं निश्चित होती हैं। संक्षेप में मैक्स वेबर के अनुसार उपरोक्त चारों क्रियाओं के प्रकार संपूर्ण मानवीय संबंधों की व्याख्या करने के लिए पूर्ण सक्षम हैं। आपने लिखा है कि इस वर्गीकरण की उपयोगिता अन्वेषण में सफलता के द्वारा ही जांची जा सकती है। थैंक यू।